मॉर्निंग इंडिया में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और लगातार इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी बड़ी कवरेज, क्योंकि आज अहम दिन मध्य प्रदेश और मिजोरम की विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। कुल मतदान केंद्र 65,000 बनाए गए हैं और इसके अलावा कुल विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में 230 है। चुनावी दंगल की जरूरी जानकारी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 5 करोड़ तक लगभग मतदाता हैं मध्य प्रदेश में। महिला मतदाता 2.5 करोड़ के आसपास हैं और ये बहुत अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुरुष मतदाता भी 2.5 करोड़ के आसपास हैं। 2 करोड़ 40 लाख पुरुष मतदाता हैं जो दरअसल किस्मत का फैसला करेंगे, जो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और हमारे साथ राजीव मेहमान भी तमाम बने हुए हैं और पूरा पैनल बना हुआ है जो कि इलेक्शन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, इलेक्शन को लेकर चर्चा है। मध्य प्रदेश में वोटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। 3 जगह ऐसी हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर, बालाघाट जिले के। लेकिन इस पूरे के पूरे जो ये सिनेरियो रहा है चुनाव का, चुनावी समीकरणों का मध्य प्रदेश में, एनके सिंह सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सतीश सिंह जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं। एनके सिंह सर, तमाम लीडर्स ने इस दौरान मध्य प्रदेश में ताकत ऐसी झोंकने की कोशिश की जैसे सब कुछ दांव पर आ गया है। बड़ी बड़ी रैलियां की गई हैं। अगर बात करूं कांग्रेस की तो कमलनाथ ने 56, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 110 की, प्रधानमंत्री ने 10 से ज्यादा कर दी, अमित शाह ने काफी ज्यादा की, उसके साथ शिवराज सिंह चौहान करीब 150 के करीब उन्होंने सभाएं कर ली। सब कोशिश कर रहे थे अपने हक में कर लें। समीकरण आखिर कौन सी जगह पर बिगड़ते दिख रहे थे जिसको लेकर सब घबराए हुए थे? देखिए, ये देश का हर्ट है। आप देखें तो दिल धड़कता है इन 3 राज्यों में। लिहाजा केंद्र का, खास करके मोदी जी और अमित शाह जिस तरह के शिद्दत से लड़ते हैं इलेक्शन को, और हर रोज वो एक चैलेंज लेके लड़ते हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए चैलेंज बड़ा है। अगर ये नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट काफी ज्यादा केंद्र पे करेगा और जल्दी ही हमारे यहां लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं कुछ ही महीनों में। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस शिद्दत से बोल रहे हैं, उधर कांग्रेस के लिए ये मतलब फाइन एक लास्ट सिचुएशन है जिसमें कि आप मध्य प्रदेश को इस समय जीतने की स्थिति में आ सकते हैं अगर कंसर्टेड एफर्ट हो, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये मैंने पहली बार देखा जब ये नेता घूम रहे थे कि सारी लड़ाई छोड़ के एक साथ आके और एक कंसर्टेड एफर्ट कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस तो इस बुनियाद पर लड़ रही है कि इससे नीचे हम नहीं जा सकते, इससे बस हम ऊपर ही आ सकते हैं। बिल्कुल, वो सर्वाइवल इंपेरेटिव्स हैं कांग्रेस के लिए। तो ये जिंदगी और मौत का वो है इशू है। लेकिन बीजेपी के लिए एक चैलेंज इसलिए है, ये रिफ्लेक्ट करेगा केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस पे भी, क्योंकि जल्दी ही इलेक्शन होने जा रहे हैं और बाई चांस तीनों जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। वोटिंग के दिन सुबह नाश्ता कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। चेहरे पर थोड़ा सा सौम्य होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन तनाव है। नहीं, तनाव तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप सही कहे हैं। अगर फेस रीडिंग, हालांकि हम उस पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन सच बात है कि वो तनाव है। और उनकी पत्नी भी साथ में बैठी है और मेरे ख्याल से पत्नी ने भी जोर शोर से पूरी आजमाइश की, बुधनी में प्रचार किया, उनके बेटे ने भी प्रचार किया। और ऐसे में सतीश कुमार सिंह, साख तो है जरूर, साख का सवाल है बीजेपी के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना बीजेपी इस समंदर में है, डूबी हुई है? और जो उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है इस चुनाव में 2018 की, क्योंकि बहुत फोकस था, आगे 2019 भी है, तो जो स्ट्रैटेजी है उसके लिहाज से क्या सोचते हैं? निधि जी, हम ये पिछले अगर स्टार कैंपेनर की बात करें तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने दौरा मध्य प्रदेश में बहुत देर से शुरू किया। 16 नवंबर से उनका दौरा शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। तो इस बात को भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर बीजेपी में एक डिसेंट्रलाइज अफेयर है। डिसेंट्रलाइज अफेयर का मतलब कि लोकल स्तर पर शिवराज सिंह चौहान को ही फेस माना गया और उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई आप हमारे मेन हैं। और उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग रोल में अमित शाह हो या बाकी तमाम लीडर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी लोग वहां पर जाकर उनकी सहायता किए, लेकिन मुख्य चेहरा शिवराज सिंह चौहान का है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलेक्शन में, वो ओबीसी फैक्टर भी काफी डोमिनेंट है।
कांग्रेस के पास कोई भी ओबीसी फैक्टर नहीं रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर उनके तमाम उन वर्षों को देखा जाए तो कोई नहीं रहा है। और जबकि आप इधर 15 सालों का देखें तो 3 महत्वपूर्ण चेहरे जो ओबीसी के, उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान का, वो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर है। दूसरा, ट्राइबल एरिया, जो जिन एरिया के बारे में कर रहे हैं, वहां पर संघ का कार्य निश्चित रूप से बहुत फैला हुआ है। जैसा कि आप बोल और रहे हैं, ग्रासरूट पर तो उसका डिविडेंस, उसका एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत क्या नहीं एडवांटेज आनी इस चाहिए। बात पर भी दिखेगा, क्योंकि लगातार अमित शाह अपनी रैलियों में ये सवाल उठाते हैं, कांग्रेस का सेनापति कौन? कांग्रेस ने अभी तक बिल्कुल, ऐलान वो नहीं भी, किया। बिल्कुल वो भी ये भी एक फैक्टर फैक्टर होता है क्या, आपको लगता है ये? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। चीफ मिनिस्टर का कोई फेस नहीं है। कमलनाथ जी वहां पर इंचार्ज में हैं। सिंधिया साहब को यह माना जा रहा है भीतर से कि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा होती हैं तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो आपस का फैक्शन इतना ज्यादा रिडन है, इतना ज्यादा गंभीर है कि उसके बाद भी परिस्थितियां गंभीर होगी तो जनता के सामने वो स्पष्ट चेहरा दिखाई नहीं देता। चलिए हम चलते हैं, सतीश जी, हम चलते हैं। सर, रीवा संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए। अगर ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड हकीकत देख ली जाए, संजय हमको तस्वीरें दिखाइए, लोग आए, उनका उत्साह दिखाइए, पता तो चले कि आखिर कितना जोर है इस वक्त आज के दिन वहां की जनता में। मैं लगातार मौजूद हूं और रीवा ये जो मतदान केंद्र है वो इम्पोर्टेंट मतदान केंद्र इस दृष्टिकोण से भी है क्योंकि वीआईपी मतदान केंद्र कहा जा सकता है। यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला आकर के अभी से कुछ देर बाद मतदान करेंगे और हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो मतदान कर्मी है वो बाकायदा मॉक पोल करके और उसके बाद पूरी तैयारी करके इंतजार कर रहे हैं मतदान के लिए जो मतदाता आएंगे उनका तमाम राजनीतिक दल के जो एजेंट हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, उनके प्रतिनिधि आ गए हैं। अभी लोगों का आना शुरू नहीं हुआ है, इक्का दुक्का लोग आए हैं जो मतदान करने के लिए। 8 बजे से यहाँ पर वक्त है, 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि 3 मतदान केंद्र है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जो कि नक्सल प्रभावित है, वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन शहरी इलाके और बाकी जितने मतदान केंद्र है वहां पर ठीक 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो लिहाजा अभी लोगों का आना शेष है। इनके सर आप देख रहे हैं संजय किस तरीके से वहां बता रहे हैं, ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा क्योंकि 8 बजे होने वाली वोटिंग। लेकिन ये थोड़ा एनालिसिस का सब्जेक्ट है। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में जब हम लोग यहीं बैठे थे तो छत्तीसगढ़ ऐसी जगह पे जो कि 80% फॉरेस्ट कवरेज है, उसमें अगर आप देखें तो इस समय लाइन लगने शुरू हो गई थी। इसलिए लगना शुरू हो गई थी कि उत्साह था और 76% तक वोट गया, मतलब जबरदस्त वोटिंग थी। और ये इलाके जो है, संघ की आदत है सुबह जगने की और इसकी वजह से कार्यकर्ता कोशिश करते हैं कि सुबह जितने लोगों को जल्दी निकाल सके। तो अगर ये नहीं हो रहा है, लाइन अभी तक नहीं लगी है, तो कहीं एक शंका होती है क्या पूरी मशीनरी एक्टिव नहीं है, और अगर है तो अभी तक मतदाता की लाइन लगनी शुरू क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कम बल बचा है। आमतौर पर यह होता है कि इस समय लाइन लग जाती है। तो मैं इसलिए चाहता था कि जरा सा वहां का व्यू देखा जाए कि इस समय लाइन लगनी शुरू होने, फिर भी अभी थोड़ा सा वक्त देख लेते हैं ग्वालियर के क्या हालात हैं। ग्वालियर से हमारे साथ मोहित भट्ट जुड़ चुके हैं। जी मोहित, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरह लोगों में क्या भीड़ जुटनी शुरू हुई है, लोगों में उत्साह दिख रहा है आज मतदान के दिन? जी बिल्कुल, देखिए अगर ग्वालियर की बात करें तो हम इस समय एएमआई शिशु मंदिर के बाहर खड़े हैं जहां पे थोड़ी ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वोट डालने आएंगे और अभी धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लोग यहां पे आने शुरू हो गए हैं। और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, एक बार हम उनसे अगर बात करेंगे। सर, आप वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पे ग्वालियर की जनता वोट देगी, अगर आपसे जानना चाहें? क्या मुद्दे हैं ग्वालियर की जनता के? आप सर बुजुर्ग हैं, आपने पूरे मुद्दे जानते हैं ग्वालियर के, क्या मुद्दे हैं लोगों के? क्या मुद्दे तो थोड़े से यही है, स्वच्छ प्रशासन रहे जी, और प्रशासन पे ही ज्यादा वो है हमारा, स्वच्छ प्रशासन रहे, लोगों के काम होते रहे और जो अल्टीमेटली आता है थोड़ा सा भ्रष्टाचारी वगैरह ये कम हो। सुबह सुबह सर आ गए आप वोट देने, एक मैसेज देना चाहते हैं आप यूथ को? क्या मैसेज देंगे कि जो आप सीनियर सिटीजन हैं, आप दोनों आ गए हैं, तो यूथ को क्या मैसेज देंगे कि आए और वोट दें जरूर? हाँ, वोट तो देना चाहिए, वोट तो देना बहुत जरूरी है। वोट दें अपना और अपने भविष्य के लिए जो वो मनाना चाहते हैं, उनको रोजगार मिले, इस तरह की चीजें हैं।
अच्छी पढ़ाई कर सकें, पढ़ाई में पैसा खर्च हो, इस तरह की। मैम आप क्या मैसेज देंगे अगर आपसे जानना चाहे और क्या मुद्दे वो हैं? एक ही बात है। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सुबह सुबह आके अपना वोट दे रहे हैं और एक मैसेज जाता है यूथ को कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन आपके डेमोक्रेटिक राइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आए और वोट दें और जो ग्वालियर के मुद्दे हैं उन पे जो है वोट दें। तो लोगों ने भी अपील कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, सर्दियों के दिन है, धीरे धीरे करें, वोट देने जाएं, ये आपका हक है और आपको आपकी सरकार चुनने का हक है, तो इसीलिए आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मोहित आपके पास लौटेंगे, तब तक भी और तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, लोग भी इकट्ठा होना शुरू होंगे और संजय के पास भी चलेंगे रीवा में। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं। सिंह सर, आपसे सवाल था, इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव खेला है। यानी अगर आप देखिए एक आंकड़ा, तो बीजेपी ने 101 नए चेहरे उतारे मैदान में, कांग्रेस ने 75 नए चेहरे उतारे हैं और दोबारा जो भरोसा किया है कांग्रेस ने वो 98 प्रत्याशियों पर किया है, लेकिन 63 विधायकों से ज्यादा बीजेपी ने उनके टिकट काट दिए हैं। तो क्या सत्ता विरोधी असंतोष को दूर करने की ये कोशिश है बीजेपी की, अगर ये नए चेहरों के साथ जो दांव खेला है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा गहरा सवाल है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी में एक सत्ता में आने के बाद जो एमएलए वगैरह होते हैं, चीफ मिनिस्टर तो कॉन्शियस रहता है क्योंकि उसको मालूम है कि हमें हर 5 साल पे टेस्ट देना है, लेकिन एमएलए कई बार कैजुअल होते हैं और वो मतलब बहुत ज्यादा जनता की परवाह नहीं करते हैं। यही वजह है कि अमित शाह की स्टेटेड पोजीशन है, पॉलिसी है कि नई चेहरे इमीडिएटली बदलो, और ये उनके इसने पे किया, बहुत अच्छा पे किया, लिहाजा फ्रेश चेहरे ले आओ। और ये मुझे लगता है कि वहां पे, क्योंकि जो नाराजगी होती है कई बार वो लोकल एमएलए से होती है कि ये मिलने नहीं आता, चाहे ये काम वहां जाओ तो ये मिलता नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमता है, और इसकी नाराजगी तमाम जो जनता की होती है लेकिन ऐसे में बगावत का जोखिम भी तो होता है। नहीं, इसमें बगावत अगर आप करते हैं तो देखिए, ये वोट्स जो मिलते हैं वो इंडिविजुअल को बहुत कम मिलते हैं, थोड़ा बहुत कास्ट फैक्टर होता होगा, लेकिन वो कहीं और कंपेंसेट हो जाता है। तो एमएलए की अभी हैसियत नहीं हुई है कि वो बगावत करके, और इस प्रवाह में जिसमें कि मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी, शिवराज सिंह चौहान की एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, इस पे डिटरमाइन होता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मीडिया है, कॉन्शियसनेस सबके पास काफी है, जानकारी है, लिहाजा एमएलए इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है, लेकिन नाराजगी उसके प्रति जो होती है वो अगर दोबारा आ जाता है तो उसको चिढ़ होती है। सतीश जी और एनके सर, आप दोनों से एक सवाल, क्योंकि दिमाग में बड़ी देर से उठ रहा था, इस पूरे चुनाव में दलित नाराजगी और जो वहां पर सवर्ण लोग हैं उनकी नाराजगी, एक संगठन भी बन गया सपाक्स नाम से, जिसने अपने पूरे उम्मीदवार भी उतार दिए, ये नाराजगी कितना नुकसान पहुंचा रही है दोनों को या सरकार को? सतीश जी पहले आप बता दें। राजीव भाई, पहले तो एक छोटी सी टिप्पणी, एनके सिंह साहब ने कहा कि बीजेपी एमएलए, तो ये थियरी केवल बीजेपी एमएलए पर नहीं, ये थियरी तो कांग्रेस के एमएलए पर भी लागू होता है। और मोरोवर जो बीजेपी एक पार्टी के रूप में, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, वो कैडर बेस्ड पार्टी है और थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन। चेहरे बदलने से नाराजगी दूर होती है सतीश जी, मुझे भी समझ में आता है। तो बीजेपी का एजेंडा भी, बीजेपी तो ऐसे भी मोदी की सोच भी है कि युवकों को लाना, तो एक वो टच है और वो उस चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जहां तक दलित की हम बात कर रहे हैं, दलित नाराज निश्चित रूप से हैं और अपर कास्ट भी हैं। पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चुनौती देने की कोशिश की गई, उससे अपर कास्ट, उस रिजर्वेशन में प्रमोशन की जो बात की गई, तो एक तबका है जो नाराज है, दलित वोट भी नाराज है। लेकिन अगर सीटों के बंटवारे को हम देखें 2003 से 13 के बीच में, तो जो तकरीबन इलाका दलित का कांग्रेस के पास हुआ करता था, वो फिसलते हुए बीजेपी के पास आया है। तो ये 2018 एक आखिरी कमेंट, कांग्रेस के लिहाज से राहुल गांधी की छाप दिखती है? राहुल गांधी की छाप बहुत ज्यादा हमको नहीं दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। और क्या लग रहा है? क्योंकि वो जैसा कि कहा गया पहले, एनके सिंह साहब ने कहा कि ट्रैप में कांग्रेस फंसी है कि उनके जो एजेंडा है कि हम राम रूट बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे, ये एजेंडा तो पहले से बीजेपी कर रहा है। तो चलिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा, और 11 दिसंबर का ये दिन है। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का, और 11 दिसंबर का दिन है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। और लेकिन देखना होगा राजीव कि टर्नआउट
क्या निकल कर आता है। क्या पिछली बार से ज्यादा होता है टर्नआउट मध्य प्रदेश और मिजोरम में, ये बड़ी बात क्यों है। टर्नआउट अगर तो उसका क्या छत्तीसगढ़ जितना भी हो जाता तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। छोटे से ब्रेक का वक्त है। इसमें आज वोटिंग की तैयारी है और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ नर्मदा की पूजा करने पहुंचे हैं। मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने निधि, जिनकी उन्होंने इतनी परिक्रमा की, जिनकी उन्होंने इतनी पूजा की। बिल्कुल, ये इसे कहेंगे नमामि नर्मदे। हमने कार्यक्रम भी चलाया था राजीव, और उसमें खास तौर पर हमने उन क्षेत्रों पर फोकस किया जहां से नर्मदा होकर गुजरती है। तो एक बहुत अहम रोल अदा करती है नर्मदा नदी, और उसी पहले पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद अब वोट डालने जाएंगे। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ हैं। निधि, इस सारे दृश्यों में उनकी पत्नी का जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत गौर करने लायक है कि उन्होंने शिवराज सिंह के साथ लगातार इस चुनाव में काम भी साथ किया दिया है है। और साथ रही हैं वो, और वोटिंग के पहले की ये पूजा है। तस्वीरें आप नर्मदा के घाट से देख रहे हैं। हालांकि बुधनी में ही वो जब गई थी राजीव, तो काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा और काफी लोग असंतुष्ट थे, नाराज थे, और उनकी पत्नी को शिकायत भी की कि पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में फिर भी ये इस बात से वो लड़ी, और ये एक चैलेंज है बीजेपी के सामने कि अब वो किस तरह से परफॉर्म करती है और वोटर किस तरह से निकल कर आता तो है। मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लगातार कवरेज इंडिया न्यूज पर जारी रहेगी। ऐसी तस्वीरें दिन भर आती रहेंगी, आप तक लाते